चलिए आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी जो अपना रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित कैसे करते हैं आज वो अपन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए रासायनिक, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरण कहलाता क्या है। उसके पहले अपन चर्चा कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया की। सबसे पहले तो किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन? रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की। तो क्या कहलाती रासायनिक अभिक्रिया? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी मान लीजिए एक पदार्थ ए है और एक पदार्थ बी है, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में क्रिया कराते हैं या कराई जाती है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। मान लीजिए एक पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ बी है, जब दोनों की आपस में क्रिया करी तो नया पदार्थ क्या बना? सी बना। तो वही है कि जब दो पदार्थों की आपस में क्रिया कराते हैं तो नया पदार्थ बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब रासायनिक अभिक्रिया तो अपन समझ गए। अब रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? जो अपन को पढ़ना, जिसको संतुलित करना है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या है? देखो, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिखना। क्या? संकेत के रूप में लिखना या प्रतीकात्मक निरूपण करना। क्या करना? प्रतीकात्मक निरूपण करना। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब आप कहेंगे कि इस वीडियो में तो आपने कहा कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, तो ये आप परिभाषा बताने लगे। तो अपन जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो अपन को पता भी तो होना चाहिए जिस चीज को अपन संतुलित कर रहे हैं वो है क्या चीज, यानी ये रासायनिक समीकरण है क्या चीज, इसकी आवश्यकता अपन को क्यों पड़ी। इस प्रकार से अपन ये थोड़ी सी परिभाषा बता रहे, यानी अपन इसको करने की भूमिका, जो हमारे प्रस्तावना है ये अपना, कि भैया ये क्या कहलाती हैं, ये किस प्रकार की होती हैं, अब इनको संतुलित क्यों करना आवश्यक है, क्यों किया जाता है, तो इसी विषय पे अपन चर्चा करेंगे। तो अपन ने रासायनिक अभिक्रिया समझ ली, रासायनिक समीकरण समझ लिए। अब इसके बाद अपन देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो रासायनिक समीकरण है, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। क्या है? रासायनिक समीकरण के क्या होते हैं? प्रकार। एक पहला प्रकार क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा क्या होता है अपना? असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये दोनों दो प्रकार के होते हैं। अब अपन को क्या है, अपना टॉपिक क्या है कि संतुलित करना किसको? रासायनिक समीकरण को। अब बताइए, जब रासायनिक समीकरण पहले से ही संतुलित होगा तो उसको संतुलित क्या करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। जबकि असंतुलित है तो उनको रासायनिक समीकरण संतुलित करना पड़ेगा। तो वो ही बता रहे हैं आपके लिए कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, उनको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो पहले से संतुलित है। जबकि अब अपन को ये देखना है असंतुलित रासायनिक समीकरण को अपन को क्या करना है? संतुलित करना। अब ये संतुलित और असंतुलित से क्या तात्पर्य है? आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किस नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रक्रिया में ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है, माने ना द्रव्यमान का सृजन होता है, यानी ना बनती है, और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। यानी मान लीजिए अपना एक पदार्थ ए 100 ग्राम का है और दूसरा पदार्थ मान लीजिए 5 ग्राम का है, तो इनसे जो नया पदार्थ बनेगा सी, वो कितने ग्राम का हो? ये 100 और ये 5, तो टोटल कितना हो गया? 105 ग्राम। तो यानी ये पदार्थ, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है तो वो दोनों के जो भार उनके योग के बराबर होगा। यानी मान लीजिए 100 ग्राम चीनी है और 5 ग्राम चाय पत्ती आपस में मिलाएंगे तो टोटल आइटम कितने का होगा? 105 का होगा। अब ये तो नहीं होगा कि ये 105 की जगह 120 का हो जाए, 120 ग्राम का होगा, या फिर इससे कम हो जाए, मान लो ये है ना 80 ग्राम का रह जाए। तो मतलब इसका मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि ना तो द्रव्यमान का सृजन होगा, माने जो इतना 105 हुआ ना तो सृजन हुआ, माने ना नया बना, माने अधिक हुआ, ना द्रव्यमान का विनाश हो, ना ही कम हुआ।
आई बात बच्चों के द्रव्यमान संरक्षण का नियम से इसको कैसे रिलेट किया अपन ने। तो अब अपन बात करते हैं किसकी, संतुलित रासायनिक समीकरण, किसकी, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए वो समझते हैं। देखिए जो संतुलित रासायनिक समीकरण से तात्पर्य क्या है, अपन एक उदाहरण समझते। मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी बच्चों। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, तो यहाँ देखो कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, और यहाँ कार्बन कितने हैं, मान लीजिए ये बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड है LHS, और ये दाएं पक्ष यानी RHS है अपना, ठीक है। तो यहाँ LHS में बाएं पक्ष में कार्बन कितने, एक, और दाएं साइड RHS में कितने हैं, एक, ठीक है। तो ये तो दोनों सेम है। और यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने हैं अपने, दो हैं, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं अपने, दो हैं, यानी यहाँ कार्बन भी सेम है, कार्बन दो है यहाँ, तो यहाँ भी कार्बन दो है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ क्या ऑक्सीजन यहाँ भी दो है। मतलब क्या है कि यह रासायनिक समीकरण कैसा है, संतुलित है, कैसा है, संतुलित है। लेकिन अगर अपन ये देखें, मान लीजिए एक हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस की आपस में क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, दो, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, दो, और कहाँ, LHS में। अब अगर अपन बात करें कहाँ की, RHS में देखें, तो RHS में आप देखिए कि हाइड्रोजन यहाँ कितना बचा, एक हो गया, क्लोरीन कितना बचा, एक हो गया, जबकि LHS में तो दो थे, दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन थे, जबकि यहाँ RHS में क्या बचा, एक हाइड्रोजन बचा और एक क्लोरीन। तो ये क्या हुआ, माने दोनों जगह परमाणु की संख्या क्या है, अलग अलग है। देखो यहाँ दो हाइड्रोजन थे, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो क्लोरीन के परमाणु थे, यहाँ एक क्लोरीन का परमाणु है, यानी ये कैसा समीकरण कहलाया, असंतुलित। क्या कहलाया, असंतुलित। चलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित है, ये जो पहला था संतुलित था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपना सही है। लेकिन अब जी असंतुलित है, तो इसको अपन को किस में परिवर्तित करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण में। ये अपन को बात पढ़ना है आज के, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, यानी कहा जाए अपन, तो अपन क्या करते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को किस में परिवर्तित करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण में। ठीक बच्चों, आई बात समझ में आपको क्या हुआ, ये आपको हमने भूमिका दर्शा दी, बता दिया। जैसे कई बच्चे हमने ये सोच के अपन इस वीडियो को देख कर रहे हैं, यदि किसी को कुछ भी नहीं आता हो, माने को थोड़ा सा आइडिया भी ना हो उस चीज का, तो भी वह बच्चे आसानी से समझ सके। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अपन है ना आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित। अब देखिए आप कि देखो आपको थोड़ा सा एक और बेसिक बात बता दें आपके लिए। जैसे मान लो ये लिखा अपना कार्बन, देखो आपको पता है कार्बन, अगर इसको कार्बन ये जो तत्व है उसको संकेत रूप में क्या लिखते हैं, कैपिटल C लिखते हैं अपन, संकेत के रूप में लिखते हैं। तो देखो आपको अगर अपन को याद करने के लिए ऐसे बता दें कि जैसे गणित में घात, जैसे मान लो 3 के ऊपर 2 की घात लगी, इसका मतलब क्या है, 3 को कितने बार गुणा करके लिखना, 2 बार गुणा करके लिखना। तो जब गणित में घात ऊपर लगती है तो विज्ञान में घात कहाँ लगती है, एक प्रकार से कह सकते हैं नीचे लगती है। जैसे नाइट्रोजन में घात लगी, यहाँ नीचे 2, ऐसा समझ लें अपन। ठीक है, तो जैसे जो गणित में क्या करते हैं, जिसके ऊपर घात लगी यानी इसका मतलब क्या है कि 3 के ऊपर 2 की घात लगी, यानी 3 को कितनी बार गुणा करके लिखना, 2 बार, यानी कितने 3 कहलाए 2। जैसे मान लो 5 के ऊपर 4 की घात लगी, यानी कितने 5 कहलाए गुणा करके, 1 2 3 और ये 4, यानी 4 5 कहलाए अपने पास ये। तो समझ में आई बात आपको क्या है। इसी प्रकार जैसे मान लो विज्ञान में घात कहाँ लगी अपनी, नीचे लगी, मतलब N2 यानी कितने नाइट्रोजन कहलाए अपने, 2 नाइट्रोजन कहलाए। मान लीजिए यहाँ लिखा होता H2 यानी कितने हाइड्रोजन कहलाए अपने, 2 हाइड्रोजन कहलाए। हो सकता है अपन यहाँ, और कई बार ऐसा होता है देखो, जैसे है ना OH साथ में लिखा है और इकट्ठे कोष्टक लगा के नीचे घात लगी हो, इसका मतलब क्या है कि 2 अपने ऑक्सीजन है और 2 अपने क्या है, हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये होता है परमाणु का। समझ में आया। जैसे मान लो जो और अपन अच्छे देते समझे, मान लो ये लिखा NH3 और यहाँ लगा 2 कोष्टक में सीधा घात, मतलब क्या है, नाइट्रोजन कितने, 2। अब हाइड्रोजन में देखो यहाँ घात लगी है 3 की और यहाँ घात लगी है 2 की, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों का आपस में क्या होता है, गुणा। यानी हाइड्रोजन कितने, पहले हाइड्रोजन 3 थे, 3 हाइड्रोजन थे, अब उसमें क्या कितने की घात लगा दी, 2 की। 2 की घात यानी हाइड्रोजन कितने बार लेना पड़ेगा, 2 बार। तो जी यहाँ लिया तो हाइड्रोजन 3 बार यहाँ था, तो डबल करना, इसको डबल करना पड़ेगा, तो डबल एक और बार 3 बार फिर ले लिया अपन हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। आपको समझ आए। ऐसा ये भी कर सकते कि 3 दूनी 6 यानी हाइड्रोजन कितने हो गए,
6 हो गए। और अगर ना समझ में आए तो देखो, मान लो ये अपना H3 था, इस पे घात कितने की लगी, 2 की, माने इसको कितने बार लिखना है, H3 को 2 बार, H3 को 2 बार लिखा तो मतलब H3 माने 3 हाइड्रोजन, और ये 3 हाइड्रोजन मिलके कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन अपने हो गए। हालांकि ये जो बेसिक है कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए हमने खास करके ये बताया शुरू में कि पहले इनको दिक्कत ना जाए जब अपन रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो आ गई बात बच्चों समझ में ये। चलो एक चीज और बताएं आपके लिए जानकारी के लिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा अपना CO2, क्या लिखा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो पता है कार्बन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। लेकिन मान लीजिए यहाँ आगे गुणांक लग जाए 2, मान ले 2CO2 लिखा हो, फिर इसका मतलब क्या होता है, जब ये गुणांक लग जाता है तो क्या होता है, देखो हालांकि ये सूत्र नहीं होता, ये हमने बनाया है, माने अपन को समझने के लिए बनाया है कि गुणांक गुणित, देखो इसका सूत्र क्या है, कुल परमाणु की संख्या, किसका, कुल परमाणु संख्या का। ये हालांकि सूत्र कोई बुक में नहीं लिखा रहेगा आपके लिए, ये हमने आपको सुविधा के लिए बताया है या बनाया है कि कुल परमाणु की संख्या देखना है किसी तत्व की, किसकी, किसी तत्व की कुल परमाणु संख्या देखना है तो कैसे करेंगे कि गुणांक गुणित परमाणु की संख्या, ये कुल परमाणु है और ये टोटल अभी जो जितने दिए है क्वेश्चन वो परमाणु की संख्या। मतलब इसका मतलब क्या है, मान लो इसमें ही पूछे, जैसे ये लिखा ना 2CO2, ठीक है, यहाँ पूछे कि कार्बन कितने हैं, क्या पूछे, कार्बन कितने हैं, तो सबसे पहले अपन यही सूत्र लगाएंगे, कार्बन कितने यानी कुल परमाणु संख्या कितनी है कार्बन की, तब तो अपना क्या है कार्बन, यानी कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो सबसे पहले क्या सूत्र अपन ने बताया, गुणांक गुणित परमाणु की संख्या। तो गुणांक अपना क्या, गुणांक क्या कहलाता है, जो ये आगे ये गुणा के रूप में लगा, बीच में कोई निशान यानी गुणा, यानी जो आगे ये लिखा रहता है ना इसको अपन कहेंगे गुणांक। आप तो पता होगा गणित में आपने पढ़ा होगा, तो ये जो आगे लगता है, जैसे मान लीजिए गणित में क्या होता है 3x लिखते हैं तो x का गुणांक क्या है, ये 3 है। इसी प्रकार ये कहा गया है कि ये 2 है, क्या है 2, तो ये गुणांक है। तो अपन ने क्या है सूत्र की गुणांक गुणित परमाणु की संख्या, तो अपन ने मान लिया गुणांक कितना है ये अपना 2, ठीक है, गुणांक 2 गुणित है तो लगाया गुणित। अब परमाणु की संख्या, अभी यहाँ तो कुल निकाल, लेकिन अपने क्वेश्चन क्या पूछा, कार्बन की कुल परमाणु संख्या, तो ये गुणांक अपना 2 हो गया। और परमाणु संख्या कार्बन की अभी इस सूत्र में कितनी है, देखो कितना, इसमें कोई घात नहीं लगी, यानी कितनी घात है 1, माने कार्बन कितना है अपना 1 ही। जैसे अपन गणित में, जैसे गणित में 3 लिखा रहता है, मतलब कितने 3 है, 1 ही है ना, मान लें इसमें कोई घात नहीं लगी, यानी किसकी घात लगी 1 ही, यानी 1 3 कितने बार है, 1 बार है। इसी प्रकार ये कार्बन कितने बार है, 1 बार, तो परमाणु की संख्या कितनी हो गई 1, तो बराबर में 2 एकम 2, यानी टोटल कुल कार्बन तत्व परमाणु की संख्या कितनी हो गई अपनी 2, क्यों, क्योंकि ये 2 आगे गुणांक लग गया, इसलिए कितने कार्बन हो गए 2 हो गए। आई बात बच्चों समझ में। ऐसे ही अगर इसमें O में पूछे कि कितने ऑक्सीजन है, तो यही सूत्र लगाए, गुणांक, गुणांक कितना है अपना 2 है, ये ना गुणांक 2, और ऑक्सीजन कितने अपने 2, तो गुणित परमाणु की संख्या ऑक्सीजन की कितनी है 2, तो 2 दूनी 4, यानी टोटल ऑक्सीजन कितने कहलाए इसके कारण 4। अगर ऐसा सिंपल CO2 था तो अपन तो बता देते कि वो 2 है, लेकिन यहाँ आगे गुणांक क्या लग गया 2 लग गया। अब आगे 2 गुणांक लग गया था, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की संख्या में परिवर्तन हुआ, क्योंकि आगे 2 गुणांक लग गया। तो अपन क्या करेंगे, उस परमाणु की संख्या में किसका गुणा कर देंगे, इस गुणांक का गुणा कर देंगे। ये किया ना गुणांक, ये 2 और 2 परमाणु की संख्या, तो हो गया 2 दूनी 4। आई बात बच्चों समझ में यहाँ तक। यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गई है ना, तो फिर आपको कभी भी आगे दिक्कत नहीं जाएगी करने में। तो अगर हम जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछें तो आप बनना चाहिए, चलिए आप करके देखिए, फिर इसके बाद अब अपन चालू करेंगे अपनी बहुत फेमस, माने जो अपनी है ना बहुत आसान तरीके से ट्रिक है, जिससे अपन एक बिल्कुल कम ही समय में रासायनिक समीकरण को क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। आपको बहुत मजा आएगा करने में। तो चलिए एक क्वेश्चन आप करने के बाद हमें अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अपना मान लीजिए लिखा है NH3, यहाँ लिखा SO4, और यहाँ लगा है 4, और यहाँ लगा है 3 लगा है। अब इसमें क्वेश्चन में आप सब ये बता दीजिए कि जो ऑक्सीजन तत्व है इसमें कुल परमाणु संख्या कितनी है, कुल परमाणु की संख्या कितनी है, बस ये बता दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। कुल परमाणु की संख्या, आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए, फिर आंसर अपने मन में रखिए और फिर वीडियो को देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर इसका क्या है। मिला लीजिएगा आप, और आपको बनने लगे तो वो ठीक है, और ना भी बने तो एक बार और दोबारा अच्छे से समझ लीजिए और बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप पॉज कीजिए।
चलो आपका आंसर आ गया होगा। तो देखते हैं अपन ने क्या पूछा था, ऑक्सीजन परमाणु की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले अपन ने वही सूत्र के गुणांक गुणित परमाणु की संख्या, गुणांक गुणित परमाणु की संख्या। तो सबसे पहले यहां देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब 4 ऑक्सीजन है, इसके ऊपर अभी देखो इकट्ठी बड़ी कोष्टक के ऊपर घात हमने बताया था वो नियम, जैसे ना ऑक्सीजन 2 है और उसके ऊपर 2 की घात है, यानी इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। इसी प्रकार ये देखो ऑक्सीजन 4 थे और घात किसकी लगी, 4 की, तो 4 चौके 16 है, यानी ऑक्सीजन 16। तो ये यूं ही यही हो गए। ठीक है, ये तो ऑक्सीजन 16 हो गए। अब आगे आई ये गुणांक, तो गुणांक कितना है, 3। तो वही सूत्र लगे, गुणांक गुणित परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या कितनी, 16। तो 16 की कितना होता है बताइए, करके देख लीजिए आप। 6 की 18 की 1, 3 3 4 48, माने कितना हो गया ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, 48। चलो अच्छा समझ में आपको माने सही हो आपका, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समझ लिया है। और यदि नहीं भी आया, गलत आया, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप ठीक अच्छे से बनने लगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब अपन चालू करते हैं अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक पर, जिससे आप कुछ ही समय में रासायनिक समीकरण को क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये अपनी ट्रिक क्या है, इसको देखते हैं। ये क्या लिखा है सीक्वेंस, ये धातु, अधातु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब ये क्या चीज हुई, तो मतलब इसका क्या है, ये एक ट्रिक है किस प्रकार से कि इसका कैसे उपयोग आप करेंगे। देखो सबसे पहले आपको तो पता, इसमें एक चीज और अपन ऐड कर सकते हैं। जब आप नोट्स बना रहे हो ना, तो यहाँ अलग से साइड में पता है क्या लिख लें कि प्रमुख अधातु को, देखो प्रमुख अधातु ये आपको याद होना चाहिए, तभी ये ट्रिक का आप उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक का आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं जब आपको क्या हो कि कुछ प्रमुख अधातु आपको याद हो। तो कैसे, चलिए आप देख लीजिए एक बार अपने पास, प्रमुख अधातु में लिख लीजिए हाइड्रोजन। क्या लिख लीजिए, हाइड्रोजन क्या है, का प्रतीक क्या है, H। फिर उसके बाद लिख लीजिए आप क्या, बोरॉन। क्या लिख लीजिए, बोरॉन, इसका होता है B। इसके बाद हो गया अपना कार्बन, क्या हो गया, कार्बन। तो कार्बन का क्या होता है, C। इसके बाद लिख लीजिए नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का क्या होता है, N। अब आप लिख लीजिए ऑक्सीजन का, किसका लिख लीजिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है O। उसके बाद अपना है ना फास्फोरस, क्या, फास्फोरस, फास्फोरस का अपना P। उसके बाद लिख लीजिए आप सल्फर, सल्फर का S। फिर उसके बाद फ्लोरीन, क्या लिख लीजिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है अपना F। इसके बाद फ्लोरीन के बाद क्या लिखना अपन को, क्लोरीन का लिख लीजिए, क्लोरीन। हालांकि आप कहेंगे ये सर क्यों लिखवा रहे हैं, तो इसका मतलब देखो, हालांकि आपको अधातु याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको नहीं है ना, तो थोड़ा सा ये आप बस इतना ही बस याद कर लेंगे, ये प्रमुख अधातु कौन कौन सी है। तो इस ट्रिक में क्योंकि इसका उपयोग होगा, तो इससे अपन क्या होगा कि आप समझ जाएंगे कि जल्दी से। तो आप ये लिख लीजिए, थोड़ा सा बस समय लगेगा, लेकिन आपको ऐसा रहेगा कि अब जब भी आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में, यदि आपने ये अच्छे से सीख लिया तो हाँ, वीडियो लंबी हो सकती है, लेक्चर अपना लंबा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही आज आपने इतना लेक्चर देख लिया ना, तो आपको कभी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये अपना क्लोरीन हो गया। इसके बाद क्या रहेगा, ब्रोमीन, क्या हो गया, ब्रोमीन, ब्रोमीन, इसका होता है Br। ठीक है, आयोडीन, क्या हो गया अपना, आयोडीन, आयोडीन का I। ठीक है ना बच्चों। हालांकि इसके अलावा भी आदि, आदि लिख दें जिससे कोई दिक्कत ना रहे, ना तो कहें कि आपके ना सर इतनी हाइड्रोजन बस थोड़ी, सॉरी इतनी अधातु बस थोड़ी होती है, और भी होती है। तो ये क्या है, जो अधातु आपको हमने लिखवाई है ना, एक्चुअली क्या है कि ये अधातु बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, माने उपयोग में आती। कई सूत्र, अधिकतर जो रासायनिक समीकरण होते हैं ना, अधिकतर उनमें इन्हीं अधातुओं का उपयोग होता है। अधिकतर यही सबसे ज्यादा क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, इसलिए इन्हीं का उपयोग अधिकतर होता है। इसलिए हमने आपको ये प्रमुख तौर पर आपको लिखवा दी, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा भी अधातु होती है, लेकिन उनका उपयोग कम होता है, इसलिए हमने वो आदि डाल दिया। आप हो सके तो पीरियोडिक टेबल से लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन आगे बढ़े। तो अब समझते हैं अपनी ट्रिक पर। तो
आपको पता है कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा होता है ना, तो सीक्वेंस से, तो उसमें अपन देखेंगे अब ये लिखा जैसे मान लो कार्बन, ये तो हालांकि संतुलित है, मान लो कोई दूसरा ले लें जैसे हाइड्रोजन H2, और किसकी क्रिया कराएं इससे, क्लोरीन गैस से कराएं, तो किसका निर्माण हुआ, HCl का। अब ये हो गया। अब अपन यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु देखें क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन देखें यहाँ क्लोरीन, तो अपन को ये समझ में कैसे आएगा कि किस चीज को अपन पहले संतुलित करेंगे। इस चीज को पता नहीं चलेगा कि किस चीज को पहले संतुलित करें। कहीं अपन एक चीज को संतुलित करते हैं तो दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरे करते तो पहली बिगड़ जाती है। तो इसको अपन को क्या करना है, सीक्वेंस से कैसे समझना है कि सबसे पहले अपन रासायनिक समीकरण में किस परमाणु को, किस तत्व के परमाणु की संख्या को संतुलित करेंगे, सबसे पहले धातु को। सबसे पहले अपन देखेंगे पूरे समीकरण में कि धातु कौन सी है, उसके बाद देखेंगे अधातु को। जब धातु हो जाए, माने यहाँ देखो ये एरो बनाना, मतलब ऐसा एरो, ये कि धातु जैसे ही अपना है ना संतुलित हो जाए ना, उनके परमाणु संख्या समान हो जाए, उसके बाद बढ़ेंगे अपन अधातु पे। अब अपन ने अधातु को संतुलित किया, अधातु को संतुलित करने के पहले उसके बाद ऑक्सीजन बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले तो ये निशान एक एरो इस साइड भी बना। इसका मतलब ये है कि जब अपन धातु को संतुलित किया पहले, फिर अपन ने किया अधातु को, तो अधातु को संतुलित करने में क्या धातु तो नहीं बिगड़ गई, माने धातु के परमाणु, हो सकता है कई बार हो जाता है अपन अधातु को संतुलित कर रहे तो धातु बिगड़ जाए, माने धातु के परमाणु में अपन ने जो सुधारा था वो बिगड़ जाए। इसका मतलब कहने का ये कि आगे अपन सीधे बढ़ते जा रहे और पीछे आगे पाट और पीछे सपाट होता जा रहा है, माने अपन आगे सही सुधारते जा रहे और पीछे गड़बड़ होता जा रहा है। तो अपन को क्या करना है, आगे का तो सुधारना है, माने पहले ये सुधार के फिर उसके बाद आगे बढ़ के आगे का तो सुधारना है, लेकिन पीछे मुड़ के भी देखते जाना है कि कहीं आगे के सुधारने के चक्कर में पीछे का तो बिगड़ नहीं गया। तो इसलिए ये दोनों तरफ एरो लगाए कि आप आगे बढ़ते जाइए और सुधारते जाइए, लेकिन पीछे एक बार मुड़ के जरूर देखिए कि पीछे के तो नहीं बिगड़ रहे। तो यही मतलब है कि सबसे पहले अपन धातु को करेंगे संतुलित, फिर उसके बाद अधातु को करेंगे। हाँ, एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, अधातु में आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आते हैं। देखो ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, ये दोनों आते हैं, लेकिन इन दो अधातुओं को अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, इन अधातु, इसके अलावा जो अधातु है पहले उन्हें करेंगे, उसके बाद अपन तीसरे नंबर पे करेंगे ऑक्सीजन को। ये देखो ऑक्सीजन तीसरे नंबर पे करेंगे ऑक्सीजन को, और लास्ट में करेंगे अपन किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। हमने क्या कहा कि सबसे पहले अपन सीक्वेंस से बढ़ेंगे। मान लीजिए पहले अपन यहां से बढ़े किस में, धातु में, तो सबसे पहले अपन ने देखा धातु है, यदि धातु है तो उसको संतुलित करेंगे। और कई क्वेश्चन में जैसे रहेगा समीकरण में कि धातु दी ही ना हो, तो धातु दी नहीं तो उसको छोड़ देंगे और आगे फिर उसके बाद आगे कहाँ बढ़ेंगे, अधातु में बढ़े। ठीक है, अधातु में अपन बढ़े। अब यहाँ अधातु देखा कि कौन सी अधातु है, मान लीजिए देखिए जैसे मान लो यही समीकरण है क्लोरीन का, तो अपन ने देखा यहाँ तो धातु देखो, यहाँ देखो कि कोई अब कहेंगे कि आप धातु कैसे पहचानेंगे, तो एक स्पेशल, हालांकि ये कोई है नहीं है माने सही विधि, लेकिन अपन ये कह सकते हैं। ये कौन सी वाली विधि हम कहने का तात्पर्य क्या कह रहे हैं कि ये मतलब ये कि जो हम बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए ये हमने जो प्रमुख अधातु लिखी हैं, तो इसके अलावा अगर कोई अधिकतर दिखे ना तो वो प्रायः क्या मिलेंगी आपको, धातु ही मिलेंगी। क्या मिलेंगी आपको, धातु ही मिलेंगी अधिकतर। अपन कैसे, ये नहीं कि सब धातु, इसके अलावा सब धातु, माने इस इन अधातु के अलावा सब धातु हो सकता, कई उपधातु भी होती हैं, कई अक्रिय गैसें भी होती हैं, और यहाँ भी अपन ने आज ही लिखा यानी कुछ अधातुओं को छोड़ दिया है। लेकिन आपके अभी सिलेबस के अनुसार कुछ जैसे 10th के लिए और बाकी क्लास के लिए, लेकिन अधिकतर इन्हीं अधातु का उपयोग होता है, और इनके अलावा अधिकतर जो दी रहती है वो धातु ही दी रहती हैं, इसलिए आप इसको समझ लें। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ देखो कोई धातु दिख रही है, ये भी हाइड्रोजन भी अधातु है और क्लोरीन भी अपनी क्या है, एक अधातु है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि हाइड्रोजन को अपन बाद में करेंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को अपन को कहाँ करना, सबसे लास्ट में संतुलित करना। तो अब बची क्या, क्लोरीन। यहाँ ऑक्सीजन है नहीं तो ये ऑक्सीजन भी गया, और धातु नहीं है तो यानी धातु भी गई, यानी अब सिर्फ काम रह गया अपना अधातु का और एक रह गया हाइड्रोजन का। तो अपन को पता है कि इन हाइड्रोजन का सबसे लास्ट में करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे अधातु का, अधातु यानी क्लोरीन का। चलिए देखो अपन करके देखते हैं। सबसे पहला यही उदाहरण है, हाइड्रोजन गैस की क्रिया जब क्लोरीन से गैस से कराते हैं तो HCl का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ देखें आप, हाइड्रोजन यहाँ LHS में 2 हैं, और यहाँ हाइड्रोजन RHS में कितना है, 1, और यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ क्लोरीन कितना है, 1, तो ये असंतुलित कहलाए। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अपन धातु।
अब यहाँ धातु तो दिख नहीं रही है कोई, क्यों? क्योंकि ये अपन ने हमने क्या बताया कि जो अधातु हैं इसके अलावा अगर कोई भी दिखे तो प्रायः क्या हो सकती हैं, धातु ही हो सकती हैं। तो अपन ने देखा तो इनके अलावा कुछ क्या दिख रहा, क्या देखो हाइड्रोजन भी इसी में आ गया और क्लोरीन भी इसी में आया, देखो क्लोरीन यहाँ है तो दोनों आ गए। माने यहाँ सिर्फ क्या दिया है, अधातु ही अधातु दी है, तो अपन ने ये धातु को तो छोड़ दिया, अपन ने कैंसिल किया, अब आ गए अधातु पे। तो अब अधातु में भी आने से पहले अब दोनों अधातु हैं, हाइड्रोजन भी अधातु है और क्लोरीन भी अधातु है। लेकिन अब किसको पहले करें, तो हमने बताया है आपके लिए कि ऑक्सीजन को तीसरे नंबर पे करना है और हाइड्रोजन को चौथे, तो इसको अपन छोड़ देंगे, यानी हाइड्रोजन को कहाँ करना है, सबसे लास्ट में करना है। इसको कहाँ करना है, लास्ट में करना है। क्यों लास्ट में क्यों करना, क्योंकि यहाँ देखो ये अपनी ट्रिक के अनुसार के हाइड्रोजन सबसे लास्ट में चौथे नंबर पे, उससे पहले ऑक्सीजन, उससे पहले अधातु, सबसे पहले धातु। ठीक है बच्चों, तो ये अपन देखते हैं सबसे पहले ये अपनी हाइड्रोजन कितनी, 2 और क्लोरीन 2, और यहाँ एक एक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का तो लास्ट में करना, तो इसका भी पट्टा काट। अब बचा सिर्फ क्लोरीन। अब अपन को क्लोरीन क्या करना, क्योंकि क्लोरीन एक अधातु है, तो इसको संतुलित कैसे करेंगे। यहाँ देखिए आप क्लोरीन कितने हैं, 2 है, और यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2, एक है ना। तो अपन को दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1, जब यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 हो जाएंगे, यानी बराबर हो जाएंगे, तभी तो ये संतुलित कहलाएगा। तो मान लीजिए यहाँ क्लोरीन 1 है, तो आपको हमने देखो बताया था ना कि आगे गुणांक लगा देते तो उतना परिवर्तन, जैसे मान लो ये क्लोरीन यहाँ दिया है HCl में, मान लीजिए यहाँ दिया है HCl, तो यहाँ क्लोरीन 1 दिया, इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, अपन आगे 2 लगा देंगे। तो इससे वो बताया था ना गुणांक गुणित परमाणु की संख्या, यहाँ कितनी परमाणु की दूरी, 1 है, तो ये 2 गुणांक कितना है, 2, तो 2 गुणित 1 यानी 2 एकम 2, यानी क्लोरीन कितने हो गए, 2। कई बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ HCl में क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे क्योंकि यहाँ क्लोरीन 2 हो गई। तो बच्चों जब भी संतुलित करो तो कभी भी नीचे यहाँ माने घात नहीं लगाते, संतुलित करने के लिए हमेशा किसका उपयोग करते हैं, गुणांक का उपयोग करते हैं, यानी आगे ही लगाना पड़ता है। और ये भी नहीं, कई बच्चे क्या करें, सर ने बोला कि आगे लगाना है, तो यहाँ HCl लिखा है तो इस Cl के आगे लगा दी, लो बीच में 2 कर दिया, ये हाइड्रोजन के बीच में फिट कर दिया। ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ इनके मध्य बंद होता है, अपन इसके बीच में नहीं लिख सकते। गुणांक कहाँ लगेगा, सिर्फ आगे लगेगा। अब आप कहेंगे भैया अगर हम यहाँ 2 मान लो आगे लगा दिया आगे 2, तो Cl तो 2 हो गए, साथ ही साथ हाइड्रोजन भी 2 हो गए। अब ये तो बिगड़ गया, तो वही हमने बताया ना कि आगे बढ़ रहे तो देखो पीछे वाले बिगड़ नहीं, अब यहाँ पीछे नहीं है लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बिगड़ जाने दो, अपन को उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो मान लो अपन ने यहाँ 2 लगा दिया तो क्लोरीन 2 हो गए ना 2, क्योंकि यहाँ कोई संख्या परमाणु माने कितना है, क्लोरीन का 1, और गुणांक कितना हो गया 2, तो 2 गुणित 1, वो अपन ने वही सूत्र है ना, गुणांक को गुणित परमाणु की संख्या, तो परमाणु की संख्या 1 और गुणांक 2, तो दोनों का गुणा किया तो 2 एकम 2, यानी टोटल क्लोरीन कितने हो गए 2, और यहाँ भी कितने हैं 2, यानी क्लोरीन का तो काम हो गया, यानी अधातु तो अपनी संतुलित हो गई। ठीक है, अब बची है हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, लो देखो बिगड़ा भी नहीं है। आप देखिए ये 2 गुणांक है, देखो ये जब हाइड्रोजन को भी तो सुधारना था अपन को, हाइड्रोजन यहाँ 2 थी और यहाँ 1 थी, तो अपन ने क्लोरीन को सुधारा और साथ साथ हाइड्रोजन भी सुधर गए। लीजिए आपका समीकरण संतुलित हो गया, देखो क्या प्यारी विधि है। देखो H2 ये था, Cl2 ये था, अपन क्लोरीन को सुधार रहे थे, क्यों, क्योंकि ये अपना HCl बनता है हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मिलाकर, तो HCl बनता तो Cl था 1 और हाइड्रोजन भी 1 था, तो अपन की विधि ट्रिक के अनुसार पहले अधातु को करेंगे, तो ये अपन ने क्लोरीन को की। तो देखो हाइड्रोजन वही बार बात है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अधातु है, लेकिन उनको सीक्वेंस देंगे अपन तीसरे और चौथे नंबर, तो लास्ट में करेंगे हाइड्रोजन को। तो अपन ने क्लोरीन को सुधारा, यहाँ 2 था तो क्लोरीन को यहाँ 2 करने के लिए क्या कर दिया, आगे गुणांक 2 लगा दिया, तो क्लोरीन कितनी हो गई, 2 हो गई अपनी क्लोरीन। तो यहाँ देखो 2 क्लोरीन हो गई, तो हाइड्रोजन भी तो कितनी हो गई 2, और अपन को बनाना भी 2 था क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन कितनी थी 2 थी, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गई अपनी और क्लोरीन भी 2 हो गई। ये अपना संतुलित हो गया रासायनिक समीकरण। आई बात बच्चों समझ में, ये आपको समझ में आया। ये हालांकि आपने नोट कर लिया होगा प्रमुख धातु, और नहीं किया तो आप तो नोट कर लीजिए। फिर अपन और कई है ना अभी रासायनिक समीकरण को देखेंगे, उन्हें संतुलित करेंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा जो अपन यहाँ कर रहे हैं, अब यहाँ तो अपन थोड़ी ही कर पाएंगे, लेकिन आप अपनी बुक में, आप अपने है ना कहीं से भी जो आपके पास बुक हो वहां से आप रासायनिक समीकरण लें और उनको क्या करने, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़े अपन। देखो अब अपन इस ब्लैंक पेज में क्या करेंगे, समझिएगा, और विधि और अपन रासायनिक समीकरण लेंगे। ये पहला अपन ने कर लिया था, मान लीजिए एक नया समीकरण लेते हैं। मान लीजिए लिया बेरियम क्लोराइड, क्या लिया अपन ने, क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड ले लिया, और उसकी क्रिया किससे करवाई अपन ने,
एल्यूमिनियम सल्फेट से, एल्यूमिनियम सल्फेट से अपन ने इसकी क्रिया कराई। तो किसका निर्माण हुआ? बेरियम सल्फेट का निर्माण हुआ। और किसका निर्माण हुआ? AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये निर्माण हुआ। हालांकि ये थोड़ा सा है ना, हमें थोड़ा सा बाद में करवाना था इस रासायनिक समीकरण को, लेकिन संतुलित, लेकिन आप है ना अभी कर ले तो भी दिक्कत नहीं। बाकी एक और आपको जैसे समीकरण दे दें, जैसे मान लो अभी सरल दे, क्योंकि क्या है अपन क्या है कि थोड़े से सरल इजी से तब मैं बढ़ूँ तो थोड़ा सा समझ में आता जाएगा। अब इकट्ठा थोड़ा सा बड़ा नहीं है, कोई बन जाएगा उसी विधि से कर लेंगे, लेकिन तो भी चलिए अपन एक ये वाला उदाहरण ले लें, फिर उसके बाद इसी के बाद अपन ये करेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, ये आपस में क्रिया करते तो किसका निर्माण करते? अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वही विधि लगाए सबसे पहले। क्या है विधि, क्या है ट्रिक? धातु के बाद अधातु, लेकिन पीछे देखते जाएंगे कि बिगड़ा नहीं। अधातु के बाद क्या आएगा अपना? क्या आएगा? ऑक्सीजन। क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और ये पीछे देखते जाएंगे बिगड़ा तो नहीं। फिर इसके बाद क्या आएगा? हाइड्रोजन, ठीक है। ये अपन ने लिख ली ट्रिक, हालांकि आप बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये अपनी ट्रिक है, पहले धातु, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो अब सबसे पहले क्या ट्रिक? पहले देंगे अपन धातु। तो यहाँ कोई धातु दिख रही है, देखो आपने पिछले वाले हमने जो स्लाइड में अपन ने देखा था प्रमुख अधातु लिखवाए थे, तो नाइट्रोजन भी उसमें था, यानी नाइट्रोजन भी अधातु है। क्या है? नाइट्रोजन क्या है? ये अधातु है। और हाइड्रोजन भी क्या है? अधातु है, लेकिन इसको सीक्वेंस लास्ट में देते हैं। ऑक्सीजन भी ये है, वो भी अधातु है, लेकिन उसको सीक्वेंस तीसरे नंबर पे देते हैं इस ट्रिक के अनुसार, ठीक है। तो इनको छोड़ के बाकी यहाँ तो धातु कोई दिख नहीं, क्योंकि जो अपन ने दी है उसके अलावा तो कोई माने वही पूरी आ गई, दोनों अधातु आ गई, धातु आई नहीं, तो धातु को अभी कर देंगे अपन कैंसिल। अब आए अपन अधातु पे। अधातु पे आए तो दोनों अधातु हैं, तो अब किसको अपन पहले संतुलित करें? तो आपको बताया था कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में करेंगे, पहले और अन्य अधातु को करेंगे। तो ये हाइड्रोजन को अपन क्या करेंगे? बाद में करेंगे, पहले करेंगे नाइट्रोजन, ठीक है। आई बात समझ में हम क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे पहले अपन देखेंगे अपन किसको करेंगे? नाइट्रोजन को संतुलित, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 2, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1। अब ये गड़बड़ हो गई, बताइए अपन को कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तभी तो अपन गड़बड़ को सुधारना है, संतुलित करना है इसको। तो कैसे? यहाँ नाइट्रोजन कितने? 2, और यहाँ कितने? 1। तो अपन क्या करेंगे? दोनों में बराबर करने, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 बनाना पड़ेगा ना, माने बराबर हो जाए, या फिर और कुछ करेंगे तो यहाँ 2 बन सकते क्या? देखो यहाँ अपन ने आगे 2 लगा दिया, तो नाइट्रोजन कितने हो गए? वही देखो, वही जो सूत्र बार बार है कि गुणांक गुणित परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या थी 1 और गुणांक कितना लगा दी? 2, तो 2 1 2, यानी नाइट्रोजन कितने हो गए ऐसे में? तो वो बताया था ना, जैसे मान लो नाइट्रोजन 1 है, ऐसा आगे गुणांक लग गया तो कितने हो गए? 3, क्योंकि ये कितना है? नाइट्रोजन 1 था, गुणांक में का गुणा हो जाता है उसकी संख्या से, तो 3 एकम 3, यानी कितने नाइट्रोजन हो गए थे? यहाँ 3। ऐसे यहाँ 2 नाइट्रोजन की आवश्यकता थी, अपन ने आगे 2 लगा दिया, नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए नाइट्रोजन 2। तो नाइट्रोजन तो अब 2 हो गए, ठीक है, नाइट्रोजन तो सुधार लिया। अब आगे बढ़े अपन, पीछे देखा, अब देखो अधातु तो था नहीं तो पीछे देखने की कोई बात नहीं। अब अधातु से बढ़े यहाँ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन, यहाँ तो ऑक्सीजन दिख नहीं रही, यानी ये नहीं है, यानी ऑक्सीजन को नहीं देंगे इस बार, ऑक्सीजन गया। अब आगे बढ़े आगे, तो अब आ गया ये हाइड्रोजन। अब अपन को लास्ट रह गया हाइड्रोजन को करने। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? आप कहेंगे 3 तो नहीं, देखो हाइड्रोजन 3 है, लेकिन आगे गुणांक भी लगा है, तो ये परमाणु की संख्या कितनी है? 3, और गुणांक लगा तो गुणांक यानी क्या करेंगे? गुणा, तो 2 3 6, यानी कितने हाइड्रोजन कहलाए? 6। बच्चे कई कंफ्यूज करते हैं, अरे सर यहाँ तो 3 है, लेकिन यहाँ आप देखिए गुणांक का भी लगा दिया है अपन ने नाइट्रोजन को संतुलित करने में। तो यहाँ लगाया है, मतलब आगे लगाया, माने ये नहीं कि इसी ये नाइट्रोजन अकेले की लगाया, उसके साथ जो भी है उसमें भी ये लग जाएगा। यानी देखो हाइड्रोजन 3 थी, यानी परमाणु की संख्या 3 थी, और गुणांक का क्या हो जाता है? उस परमाणु संख्या में गुणा, तो 3 दूनी 6, यानी हाइड्रोजन कितनी हो गई? 6, और यहाँ कितनी है? 2। तो अब इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको पता है, जो गुणांक लगाते हैं अपन को पता है कि संतुलित करने के लिए गुणांक लगाते, गुणांक यानी गुणा करना पड़ता है। तो अपन 2 में किसका गुणा करें, यानी क्या गुणांक लगाएं कि 6 आ जाए? तो आपको पता है 3 3 दूनी क्या होता है? 6, तो यहाँ आगे क्या लगा दिया? 3। लो, तो हाइड्रोजन हो गई 6, और यहाँ भी हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। लो, संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया, हो गया संतुलित। देखो ये फाइनल रिजल्ट ये आया। पहले था नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई तो क्या बना? अमोनिया गैस बनी, लेकिन संतुलित नहीं था, तो अपन ने क्या किया? यहाँ 2 लगा दिया था और यहाँ 3 कर दिया, तो क्या हो गया? रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया।
बस समझ में आया आपको, ऐसे ही अपन को करना है। चलिए और अगले, हालांकि अब देखो अब करते हैं अपन ऊपर वाला करेंगे, तो चलिए ये वाला करें। देखो अब सबसे पहले आ गई धातु, किसकी बात आ गई, अब देखो वही सीक्वेंस वही ट्रिक अपन अपनाएंगे कि पहले धातु फिर अधातु फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। तो सबसे पहले धातु, तो यहाँ देखिए धातु कौन कौन सी हैं। देखो क्लोरीन अपन को पता है अधातु है। देखो वो जो आपको लिखवाई है ना प्रमुख अधातु, उनको याद करना पड़ेगा, तभी इस ट्रिक का अपन उपयोग कर सकते हैं। हालांकि आप अभी देखो वीडियो पॉज करके पहले एक कागज में लिख लें, उसके बाद ये साथ में लेक्चर देखते जाएं और उस पर नजर मारते जाएं कि कौन सी धातु है कौन सी अधातु है, तो आप समझ जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है तो अपन ये कर सकते हैं कि अभी आप समझ लें, फिर आप अच्छे से अपनी बुक से इसको करने की कोशिश करो और उन अधातुओं को याद कर लें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये बेरिलियम क्या है, एक धातु है, और एल्यूमिनियम भी यहाँ क्या है, धातु है, और क्लोरीन अधातु है, सल्फर भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। बस तो ये सब अधातु है, समझ रही बात को। तो अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले किसको करना पड़ता है, धातु को। किसको करना पड़ता है, धातु को। तो सबसे पहले अपन धातु करेंगे। अब ये है बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ये धातु हैं, इनको करेंगे। तो किसी को भी कर सकते हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है अब धातु में कि किसको पहले करें, तो आपकी जिसकी इच्छा वो उसको करें। चलिए बेरिलियम को देख लें, पहले दिया है तो बेरिलियम कितना है, यहाँ कोई नहीं है यानी एक है, यानी बेरिलियम यहाँ कितना है, एक। और यहाँ देखो ये LHS में बेरिलियम कितना है, एक, एक है ना बेरिलियम कितना है, एक। और यहाँ देखिए RHS में बेरिलियम कितना है, ये भी एक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेरिलियम तो वैसे भी संतुलित है, तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन बात करेंगे, चलिए ये थोड़ा सा निकालें जिससे आपको अच्छे से साफ समझ में आए। ठीक ठीक, तो अपन यहाँ देखते हैं। तो अब एक मिनट, 1 सेकेंड। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि देखो बेरिलियम तो संतुलित, क्योंकि यहाँ बेरिलियम एक और यहाँ भी बेरिलियम कितना, एक। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, अब एक और धातु रह गई कौन सी, एल्यूमिनियम। तो यहाँ देखिए एल्यूमिनियम कितना है, यहाँ 2 है एल्यूमिनियम LHS में, और RHS में एल्यूमिनियम देखिए कितना है, एक। यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, एक। जब एल्यूमिनियम यहाँ एक है और यहाँ 2 है, तो अपन को दोनों साइड सेम करना पड़ेगा, तभी तो संतुलित होगा। तो यहाँ 2 था और यहाँ 1 था, तो अपन को पता है यहाँ अगर अपन 2 लगा देंगे तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, 2। ये थोड़ा सा ये प्लस है यहाँ, और ये अपन ने लगा दिया 2, लगा दिया 2। एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा दिया, तो एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2। हाँ वो क्लोरीन बिगड़ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, वो अभी अपन सही कर दें। अभी एल्यूमिनियम अपन ने 2 कर दिया, तो एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2, और यहाँ भी कितने, 2। तो ये संतुलित हो गई धातु, बेरिलियम पहले से थी। अब दोनों धातु थी उनको संतुलित कर लिया। अब अपन बढ़ेंगे अधातु पे। किस पे बढ़ेंगे, अधातु पे। अब अधातु यहाँ कौन कौन सी हैं, एक तो है अपनी क्लोरीन, एक है अपना सल्फर, एक है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का तो तीसरे नंबर पे नाम है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाद ही में करते हैं, तो ऑक्सीजन को अभी छोड़ दो। अपन बात करें किस पे, अब अधातु कौन सी बची, क्लोरीन और सल्फर। मान लीजिए अपन कोई भी देख लें, जैसे सल्फर ही देख लें, कितना देख लें, सल्फर देख लें सल्फर। तो या फिर जो भी देखना, जैसे क्लोरीन भी देख सकते हैं और सल्फर भी देख सकते हैं। तो जैसे मान लो सल्फर देखा, यहाँ कितने है सल्फर, आप कहेंगे एक, नहीं भैया यहाँ सल्फर एक तो है, ये तो ठीक है, लेकिन होल स्क्वायर ये कोष्टक में तो 3 लगा है, सॉरी स्क्वायर कह दिया, वो माने कोष्टक में ये 3 की घात तो लगी, यानी सल्फर कितने हो गए, 3। हमने बताया था जैसे OH घात में सीधा यहाँ अगर 3 लगा है तो O भी 3 और H भी 3। इसी प्रकार जब सल्फर की पूरे में घात है 3, तो यानी सल्फर कितने, 3। तो LHS में सल्फर कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, सल्फर कितने हो गए, 3 हो गए। और यहाँ सल्फर देखिए कितना है, यहाँ सल्फर कितना है, 1। अब यहाँ सल्फर 1 है, अपन देख लिया अपन ने सल्फर 1 है, तो यहाँ है 3, तो अपन को यहाँ 3 बनाना, तो क्या करेंगे, यहाँ आगे लगा देंगे, बेरिलियम के आगे 3। यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ लगा दिया अपन ने 3, लगा दिया 3। अब 3 लगा दिया तो सल्फर 3 हो गए। ठीक है, तो हो गए दोनों संतुलित। लेकिन अपन ने एक बात करी थी कि आगे बढ़ते जाएं तो पीछे भी देखते जाएं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो अपन ने देखा, देखो अपन ने यहाँ सल्फर को 3 किया, तो यहाँ देखो बेरिलियम भी तो 3 हो गया, और जबकि अपन को पहले बेरिलियम 1 था, बेरिलियम 1 था। तो चलिए वो पुराना अपन सुधार ले रहे, तो बेरिलियम कितना था अपना, 1 था, तो यहाँ 3 हो गया। अब तो यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ भी 3 कर दे लो, दोनों 3 हो गए। ठीक है ना, हो गया। यहाँ 3 लगा दिया अपन, ये बेरिलियम है, B है, यहाँ आगे 3 लगा, तो बेरिलियम भी 3 हो गया। हो गए बच्चों, ये समझ में आए। अब आप अगर देखें ना, चलो अपन ने इतना कर लिया, पीछे मुड़ के अपन ने सुधार लिया।
अब आप ध्यान से देखिए कि आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप संतुलित हो गया है। चलिए आपको क्लियर बता दें, देखें बेरिलियम यहाँ कितने, देखो आगे गुणांक 3 लगा यानी 3, तो यहाँ बेरिलियम देखो कितने हो गए, 3 गुणांक लगा तो 3 हो गया बेरिलियम, पहला धातु हो गया। दूसरी धातु की बात करें, एल्यूमिनियम कितने, 2, और यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं, तो गुणांक 2 लगा तो एल्यूमिनियम भी कितने हो गए, 2। धातु कंप्लीट। अब देखिए अधातु, तो अब देखें मान लो अगर सल्फर देखें और ऑक्सीजन तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अपन सल्फर बस देखें और क्लोरीन देखें। तो मान लीजिए जैसे क्लोरीन देख लें, मान लो चलो, तो ये क्लोरीन क्या थी, यहाँ 2, माने परमाणु की संख्या क्लोरीन की 2 है, लेकिन आगे गुणांक भी तो लगा तो उसका गुणा होगा, तो 3 दूनी 6, यानी क्लोरीन यहाँ कितनी कहलाई, 6। तो यहाँ देखिए यहाँ क्लोरीन कहाँ है, ये क्लोरीन की परमाणु की संख्या कितनी है, 3, लेकिन गुणांक लगा 2, तो 3 दूनी 6। आ गई ना बात, तो यहाँ भी क्लोरीन 6, यहाँ भी क्लोरीन 6, यानी अधातु ये वाली क्लोरीन तो हो गई। अब अपन देखते हैं सल्फर। सल्फर यहाँ देखो एस के ऊपर सीधी पूरी घात है ना, मतलब ये पुस्तक में मिला यानी Sb3 और ऑक्सीजन 4, तो फिर वो गुणा करेंगे 4 3 12, तो ऑक्सीजन तो 12, लेकिन अभी अपन को काम सिर्फ किससे है, सल्फर से है। तो सल्फर से काम है ना, तो सल्फर कितना हो गया, 3, यहाँ सल्फर 3 LHS में, तो यहाँ देखो सल्फर कितने, देखो आगे गुणा, देखो यहाँ तो एक ही है, सल्फर कुछ नहीं एक ही है, तो सही सल्फर है, लेकिन यहाँ देखो गुणांक 3 लगा तो 3 सल्फर हो गए, लो सल्फर भी हो गई, यानी अधातु भी अपनी क्या हो गई, संतुलित। अब रह गया सिर्फ ऑक्सीजन बस, तो यहाँ ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन ये 4 और होल की घात माने घात सीधा है कितने, 3, तो 4 3 12, यानी ऑक्सीजन कितने हो गए, 12। और यहाँ ऑक्सीजन देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, ऑक्सीजन 4, और आगे गुणांक लगा है 3, तो परमाणु की संख्या यानी 4, और गुणा करके किस में करेंगे गुणा, गुणांक में, तो 4 3 12, यानी ऑक्सीजन भी हो गए 12, यहाँ भी 12 थे, यहाँ भी 12। लो अपनी है ना धातु भी हो गई संतुलित, धातु भी हो गई, ऑक्सीजन भी हो गई और हाइड्रोजन भी हो गई। ठीक है बच्चों, आपको आई ना बात समझ में, हो गई क्लियर, तो कोई दिक्कत इसमें परेशानी नहीं, तुरंत सॉल्व कर लिया। चलो अपन एक दो और उदाहरण करते हैं, फिर अपन इस क्लास लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपको आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ये बहुत अच्छी विधि है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा क्या है कि अपन को क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा, नए नए क्वेश्चन लगाएंगे, नए नए क्वेश्चन करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, अपने प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी ना, तो फिर तो आप देखते ही साल बता देंगे इसको यहाँ ऐसा लगाना, यहाँ ऐसा लगाना, और आपको आंसर तुरंत आ जाएगा, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं, एक दो, उसके बाद क्लास को अपन क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो करें आगे बढ़े, तो चलिए एक नया उदाहरण लेते हैं अगली स्लाइड में। तो अगला अपन उदाहरण एक नया ले रहे हैं, मतलब एक और देखते हैं, ये ले रहे हैं कौन सा, ये वाला, चलिए बेरिलियम क्लोराइड, हालांकि ये कर लिया क्या, एक मिनट, हाँ ये वाला तो अपन ने अभी कर लिया है, अपन दूसरा देखते हैं, सॉरी अपन नया वाला देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे किसका, बेरिलियम ही वाला लेंगे, लेकिन दूसरा लेंगे। बेरिलियम क्लोराइड की क्रिया किससे कराई जाती है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है, तो किसका निर्माण होता है, बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है, और साथ ही साथ किसका निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो वही याद रखना आप क्रम, धातु, धातु के बाद अधातु, क्या आएगा, धातु के बाद अपनी अधातु, और ये पीछे एक बार रिपीट करके देखते रहेंगे। अधातु के बाद आएगा अपना क्या, बताइए क्या आएगा, ऑक्सीजन, ये आएगा अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद दोबारा रिपीट करके पीछे देखते रहेंगे कि कोई बिगड़ा तो नहीं, फिर आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले देखेंगे धातु, तो यहाँ धातु सिर्फ एक ही दिख रही है, वो भी बेरिलियम। तो ये बेरिलियम हमने नहीं लिखवाया आपको अधातु में, यानी इसके अलावा जो हमने कहा, तो आप मान लीजिए फिलहाल धातु, तो अपन इसको कर देते हैं क्या, संतुलित। तो बेरिलियम यहाँ कितना है, 1, और यहाँ कितना है, 1। अब दोनों जगह जब 1 1 है, तो धातु तो ये हो गई संतुलित। अब अपन बात आते हैं, धातु हो गए, अब करेंगे अधातु। तो अधातु कौन सी देख रहे हैं, एक क्लोरीन, एक सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, वो तो तीसरे और चौथे नंबर वाली बात है। तो सिर्फ दिख रही क्लोरीन और सल्फर। चलिए मान लीजिए सल्फर को देख लें, देखो तो यहाँ सल्फर 1 और यहाँ भी सल्फर 1, तो ये भी संतुलित है, तो इसको भी क्लियर नहीं माने कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात करेंगे अपन क्लोरीन की। तो क्लोरीन इतना कहाँ, यहाँ कितना है 2, और यहाँ क्लोरीन कितना 1, तो आगे अपन 2 लगा देंगे, 2 लगा दिया आगे, तो क्लोरीन हो गया 2। अब यहाँ क्लोरीन 2 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो यहाँ आप देखो
इस LHS में बी तो हाइड्रोजन 2 हैं, तो अपन सुधार रहे थे क्लोरीन, तो सुधरा भी वो और साथ माने संतुलित भी हो गया और साथ साथ हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। तो लीजिए आगे बढ़ने नहीं पड़ा, यही संतुलित हो गया, तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। और आपने इतना कर लिया है ना, तो अब इसके बाद कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ये पूरी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। आपके लिए बधाई हो। ठीक है, देखो इतना ही सा करने में देखो क्लोरीन को संतुलित किया और पूरा संतुलित हो गया। हालांकि पहले भी कम ही दिया, मैं थोड़ा सा बस करना था संतुलन, बाकी हो पूरा दिया था। तो बस यहाँ बस 2 लगाया है, जिससे पूरा रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित। आई बात समझ में बच्चों? ये विधि कैसी लगी आपको? हालांकि अब और भी क्वेश्चन है ऐसे, तो फिर रासायनिक समीकरण बहुत सारे हैं, उनको संतुलित करते रहेंगे और इस विधि का उपयोग करते रहेंगे। लेकिन अब देखो ये संभव नहीं कि सभी के अपन समीकरण करें, लेकिन अपन को थोड़ा सा हमने देखो आपको विधि बता दी, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करवा दिए, माने कुछ क्वेश्चन दे दिए आपके लिए, समीकरण रासायनिक समीकरण दे दिए संतुलित करने के लिए, तो वो आपने कर लिए। अब इसके बाद आप अपनी बुक से, जो भी आपके पास बुक हो, NCERT बुक सबसे बेस्ट है, 10वीं के पहले अध्याय में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको भी अपन संतुलित करने देंगे, कर लेंगे माने देख के। और है ना गूगल से भी आप निकाल सकते हैं रासायनिक समीकरण, तो वहां से भी कर सकते हैं। और ऐसे कई जहां आपके पास कोई भी बुक हो वहां दिए हो, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग करने से आप क्या करोगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा इसको। और एक चीज विशेष का ध्यान रखें, सबसे पहले तो वो अधातु जो हमने लिखवाई ना, उसको सबसे पहले याद करना है। और ये ट्रिक है ना, थोड़ी सी ये 4 चीजों की, धातु के बाद अधातु, अधातु के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, लेकिन रिपीट करके देखते जाना, पीछे मुड़ के देखते जाना कि काम जो अपन आगे बढ़ रहे तो आगे पार्ट पीछे सपाट तो नहीं हो रहा, यानी आगे अपन सुधार रहे हैं तो पीछे का बिगड़ तो नहीं रहा। तो ऐसा भी अपन को काम करना, माने जो ट्रिक है वो भी याद करके रखना है। उसके बाद विशेषकर ये बात है, कई बार ये हो जाता है कि जब अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं ना, तो कई बार थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। कई बार हाइड्रोजन से वो ऑक्सीजन संतुलित नहीं होने लगते। लेकिन अपन को क्या करना है, उसको ऐसे नहीं कि यार ये विधि काम नहीं करी, इसका मतलब ये आपको थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा माने यूज ज्यादा करना, माइंड का यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा, कि यहाँ क्या हो सकता है, कैसा होता है। संतुलित इसी विधि से हो जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ ऑक्सीजन मान लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 3 है, अब संतुलित कैसे करें? अब इसका गुणा कहीं करें तो यहाँ मान लो ये 2 है ऑक्सीजन, मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ऑक्सीजन, तो इसका संतुलित कैसे करें? तो ऑक्सीजन जब 2 है और यहाँ 3 है, देखो एक चीज बात है, अब इसको अपन किसी से भी, देखो ये सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, और ये है विषम संख्या, और सम और विषम एक दूसरे का भी बराबर नहीं होते एक प्रकार से, कह सकते। अब अपन यहाँ अगर किसी सम चीज में गुणा करेंगे ना, तो वो संख्या सम ही होगी, लेकिन विषम में अगर विषम सम का करेंगे तो विषम ही संख्या आएगी। उसको विषम में किसका गुणा करना पड़ेगा? कई बार विषम का भी होता है सम, उसमें कोई रिलेट नहीं कर पा सकते अपन। तो मतलब ये जैसे यहाँ 2 है, तो ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि इन दोनों में आपस में कि सेम टू सेम संख्या गए। तो अपन जैसे बड़े जैसे 2 का 1 में किया, 2 एकम 2, और यहाँ 3 में 1 का किया तो 3 एकम 3, दोनों एक से नहीं हुए। लेकिन यहाँ देखो 2 में 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4, और यहाँ 3 में 2 का गुणा किया तो कहता है आ गया 3 दूनी 6, तो भी समान नहीं है। लेकिन इसको मान लो ये 6 अपन फिक्स रखें, अपन ऑक्सीजन में यहाँ इस साइड में 3 का गुणा करें तो 3 दूनी 6 आ गए ना। मतलब ऐसा प्रयास करना है कि दोनों में सेम आ जाए। तो 3 का गुणा करने में और यहाँ 2 का गुणा करने में क्या हो गया कि दोनों सेम आ रहे हैं, 6 4 है ना, 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 दूनी 6। तो माने ऐसा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा माइंड का यूज करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी परेशानी को, दिक्कत को पूछ सकते हैं। और यदि और कुछ टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कुछ भी, हालांकि अपनी सीक्वेंस से सब वीडियो चल रही है, हर सब्जेक्ट की चल रही है, क्लास की, हर क्लास की, जैसे 6th क्लास की भी जिस समय अभी हम बना रहे हैं तो 6th 7th 8th है ना, कुछ समय बाद चालू होगा, माने कुछ एक महीना करीबन बाद चालू होगा। और अभी इस समय जब हम वीडियो बना रहे हैं अभी चल रही है 9वीं और 10वीं की वीडियो चल रही है, साथ में लाइन से है ना, हर माने अपन धीरे धीरे सब सब्जेक्ट को कवर करते जा रहे हैं। लेकिन आप जैसे अब हो सकता है ये वीडियो कई 1 साल बाद कोई देखे, तो हो सकता है कि आपने तो कहा अभी 6वीं 7वीं 8वीं चालू होना, या किसी अपने छोटे भाई बहन हो उनको पढ़ाना है, तो है ना वीडियो बाद में चालू हो, तो मतलब ये नहीं रहेगा। मतलब अब जब आप 1 साल पे बाद देखेंगे तब तक तो ये अपना 1 महीना तो निकल ही जाएगा। बाकी हर क्लास की वीडियो आपको अपन उपलब्ध कराने की पूर्ण प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं
अगले लेक्चरों में, और जब जब अपन पढ़ते रहेंगे तब मिलते ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब तक के लिए धन्यवाद।